इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। भुवन जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं और अविनाश सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, आपके पास आएंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री आज लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव राजनीतिक रूप से इस पूरे संग्राम में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, बाकी दौरे तो वो कर रहे हैं। अविनाश, सुन पा रहे हैं आप? अविनाश, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। जब जुड़ने की कोशिश करेंगे अविनाश से, उससे पहले अवधेश जी हमारे साथ लगातार बने। अवधेश जी, आपके पास आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर जाते हैं, आजमगढ़ जाते हैं और लगातार जो उनके तीखे बाण हैं विपक्ष के खिलाफ, विपक्ष की जो नीतियां रही हैं उनके खिलाफ, तो वो लगातार बरस रहे हैं, लेकिन विपक्ष नजर नहीं आ रहा है। देखिए, रामपुर और आजमगढ़ योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के लिए विशेष दृष्टि से महत्व का था। आप जानते हैं कि आजमगढ़ को पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी और यहां तक कि अनेक सिक्योरिटी एजेंसियों ने भी आतंकवाद के एक बड़े केंद्र के रूप में चिन्हित किया था। यद्यपि पूरा आजमगढ़ आतंकवादी नहीं था, लेकिन वहां से भारत के कई बड़े हमलों में जो इंडियन मुजाहिदीन थे वो आजमगढ़ से ही आते थे। और रामपुर जानते हैं आपकी आजम खान का केंद्र था, और आजम खान जी की भले वो मंत्री रहे हो, बड़े नेता रहे हो, जो कुछ भी उन्होंने वहां किया है अपना अस्तित्व बढ़ाने और उसको शक्तिशाली बनाने के लिए, तो इन दोनों को केंद्र बनाकर एक प्रतीक बनाकर जो योगी सरकार ने हमला किया, दोनों जगह जो कार्रवाइयां की है, इन दोनों जगह भले पूर्व में उसको चुनाव में लाभ नहीं मिला हो, लेकिन उसका लाभ उत्तर प्रदेश में मिला है। और लोकसभा चुनाव के दौरान वहां की प्रतिक्रिया दूसरे राज्यों में हुई और उसका भी लाभ मिला है। इसलिए योगी आदित्यनाथ इस समय जो कुछ कह रहे थे, रामपुर की संस्कृति और धरोहर के बारे में नष्ट हुआ, उसमें बहुत हद तक सच्चाई है। उसमें हिंदू धरोहर भी है, इस्लामिक धरोहर भी है जी। आजम खान जी ने अपने वर्चस्व के कारण वहां के धरोहर और संस्कृति को अपने अनुसार बदलने, परिणत करने, अपने मनमाफिक बनाने की पूरी कोशिश की और उसमें वो सफल रहे हैं, तो स्वाभाविक है। और ये दोनों केंद्र इस समय भी समाजवादी पार्टी का एक बड़ा केंद्र है। अगर इसमें थोड़ा भी धक्का लगता है तो भविष्य के लिए समाजवादी पार्टी के अपने अस्तित्व का खतरा पैदा हो सकता है। इस दृष्टि से चुनाव में किसी की जीत हार हो, लेकिन भाजपा के इन दोनों क्षेत्रों में लड़ने और हमला करने का इस मायने में व्यापक महत्व है कि इसकी राजनीति की जो गूंज है वो बड़ी दूर तक जाएगी। बिल्कुल, उस गूंज का इंतजार जो है वो बीजेपी कर रही है। वापस आपके पास आएंगे अविनाश, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। अविनाश, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से अगर हम देखें तो योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ गए, रामपुर गए और लगातार चुनाव प्रचार जारी है। अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो प्रचार करते कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, बाकी कार्यकर्ताओं के यहां तो दौरे लगा रहे हैं, माफियाओं के यहां दौरे लगा रहे हैं। देखिए, शायद समाजवादी पार्टी इस चीज को लेकर आश्वस्त है कि चाहे हम रामपुर की बात करें या फिर आजमगढ़ की बात करें, ये दोनों सपा की परंपरागत सीटें रही हैं। हालांकि अगर हम रामपुर की बात करें तो रामपुर में भाजपा के उम्मीदवार पहले जीतते आए हैं, लेकिन आजमगढ़ में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में वहां की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता था, तो शायद हो सकता है कि अखिलेश यादव को ये लग रहा होगा कि वहां बिना चुनाव प्रचार किए ही समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार हैं धर्मेंद्र यादव, वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन देखिए, इस बार का जो समीकरण है वो समीकरण बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि अगर 2019 की बात करें शुभम, तो 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था और तब माना गया था कि एक साथ जो चाहे हम मुस्लिम वोट बैंक की बात करें, जो यादव वोट बैंक था, और साथ में जो दलित वोट बैंक था, वो एक साथ समाजवादी पार्टी को गया था। और शायद यही वजह रही कि 1 लाख से ज्यादा मार्जिन से अखिलेश यादव वहां से चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार देखिए, ना तो गठबंधन है और कहीं ना कहीं
एक कह सकते हैं कि जो एक बढ़त है भारतीय जनता पार्टी को वहां पर दिख रही है, क्योंकि गुड्डू जमाली जो मुबारकपुर से कई बार विधायक रह चुके हैं, वो भी बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और माना जा रहा है कि अगर गुड्डू जमाली मुस्लिम वोट बैंक में सेंध करते हैं तो उससे सपा को एक अच्छा खासा नुकसान हो सकता है और वैसे में भारतीय जनता पार्टी को वहां पर बढ़त मिल सकती है। रामपुर की बात करें तो देखिए, रामपुर अगर शहर की बात करें तो निश्चित तौर पर रामपुर शहर में जो मुस्लिम वोटों की संख्या है वो ज्यादा है, लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट हैं वो भी एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी को मिलते आए हैं। तो क्या वजह है कि अखिलेश यादव और लगातार जो चल रहा है निश्चित है कि वो नहीं जा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव को बदायूं से, चूंकि वो पहले सांसद हुआ करते थे, वहां चुनाव हारे, तो बाहरी भी बता रहे हैं, निरोगा लगातार इसको लेकर सवाल उठाते रहे। मैं वापस अविनाश आपके पास आऊंगा। एसएन सिंह हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं, लगातार पहले भी कई बार बात होती रही। एसएन सिंह साहब, आपसे सवाल यही है कि जिस तरीके से दिनेश लाल यादव को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया है, चुनाव वहां पर वो पहले हारे हैं, तो क्या लगता है कि जो गढ़ कहा जाता है समाजवादी पार्टी का, वहां पर आप विधानसभा में सीट नहीं जीत पाते हैं, लोकसभा में तो आप हारे ही हैं, तो क्या लगता है गढ़ को भेद पाएंगे इस बार? देखिए, रामपुर और आजमगढ़ दोनों से भारी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। क्योंकि आप देखिए, एक तरफ जनता का प्यार है, आशीर्वाद है, दूसरी तरफ अंधकार और हाहाकार है। भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है और जो विकासवादी हम कार्य कर रहे हैं, इसके नाते भी लोगों का मन बदला है। और मैं तो चुनाव प्रचार में 2 दिन अभी था, कल मैं वहां से वापस आया, वहां लोग कह रहे कि भाई सैफई के यादव से थोड़े ना आजमगढ़ का भला होना है हर बार, और इतना ही अखिलेश यादव जी को आजमगढ़ से प्यार था तो वो तो सांसद थे ही, हम लोग तो उनको सांसद चुने ही थे, वो छोड़ के क्यों गए? इस नाते भी वहां के लोग बहुत ही नाराज हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी एक भारी बहुमत से, भारी मार्जिन से आजमगढ़ का चुनाव जीतने जा रही है। रही बात रामपुर की, तो रामपुर में देखिए 1977 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते, 91 में बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं, नकवी साहब 98 में जीते हैं, 2014 में नेपाल सिंह साहब जीते हैं, और उस समय में भी आजम खान साहब थे। चूंकि आजम खान साहब जिस तरह के बयान देते हैं, और अभी हमारे एक पत्रकार बंधु कह रहे थे कि वो अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, वो तो एक भद्र महिला को तवायफ कहते हैं। तो जब इस तरह की आप बात करते हैं, जनता आपसे नफरत करने लगती है। एक विकल्प नहीं था, आज एक बहुत बड़ा विकल्प भारतीय जनता पार्टी के रूप में दोनों जगह पे है, क्योंकि जनता ये जान रही है कि ये जो है बाई इलेक्शन है, ये इलेक्शन सरकार के पक्ष में अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे एक बड़ा विकास आजमगढ़ और रामपुर में होगा। हालांकि बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी सभी धर्म, सभी क्षेत्र, सभी वर्गों का विकास करती है। फिर भी वहां की जनता ये मान रही है, जान रही है, अगर पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है तो आजमगढ़ और रामपुर क्यों उससे अछूता रहेगा। और इसी विकास के कारण आज दिनेश लाल निरहुआ के ऊपर जो प्यार बरसा रही है, आप देखिएगा कि किस तरह से आजमगढ़ में एक बार कमल खिलने जा रहा है। ठीक है, वापस आपके पास आएंगे एसएन सिंह साहब। भुवन जोशी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे अंत में चूंकि आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि ज्यादा सवाल जो है वो आपके ऊपर केंद्रित रहे हैं, जवाब अब आपसे चाहेंगे। भुवन जी, सवाल यही है कि मुख्यमंत्री को आपने देखा लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, आजमगढ़ जा रहे हैं, रामपुर जा रहे हैं, पूरी टीम, तमाम मंत्रीगण जो है वो वहां पर जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, बड़ा आश्वस्त से आप लोग नजर आ रहे हैं कि वहां तो हमारा गढ़ है, हम तो जीतते ही रहे हैं। क्या कुछ नजर आ रहा है? अब माफियाओं के घर पर जा रहे हैं अखिलेश यादव, आज ही एक ऐसे माफिया के घर पर जा रहे हैं जहां पर जिसका अभी उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, अवैध संपत्ति को तोड़ा गया, उसके घर पर सहानुभूति देने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, रामपुर और आजमगढ़ को हम सीट ही नहीं मानते, इनसे हमारा एक भावनात्मक लगाव है, क्योंकि समाजवादी आंदोलन को जो गति देने का काम था वो रामपुर की जनता ने और आजम की जनता ने बहुत कराया। और अभी आप देखेंगे जो नया चुनाव हुआ है 2022 का, भारतीय जनता पार्टी को पैदल करने का काम किया, क्योंकि इनकी विभाजनकारी नीतियों को और इनके जो जाति विशेष के, धर्म विशेष को लेकर जो टारगेट करते हैं, उस नीति को आजमगढ़ और रामपुर की जनता भली भांति जानते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी अपना परिवार मानते हैं और परिवार में पूरा विश्वास होता है। मैं आपके चैनल में बहुत गंभीरता से इस चुनाव के परिणाम के बाद बैठूंगा और आप देखेंगे दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत। नहीं, भुवन जी, आपने आजमगढ़ और रामपुर का जिक्र किया कि वहां पर समाजवादी जो है आंदोलन सबसे प्रखर रूप से निकल कर सामने आया है। बाकी जगहों पर भी बहुत सारे गढ़ आपके रहे हैं जो आज नेस्तनाबूद हो चुके हैं, क्या वहां वो गढ़ नहीं रहा है अब?
और अगर वहां नहीं रहा तो यहां फिर कैसे बचा रह सकता है? क्या इसमें संशय नहीं है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आज आजमगढ़ का चुनाव है वो एक तरफा चुनाव है। लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सेवा करने वाला और इस सदन में लगातार आवाज उठाने वाला व्यक्ति हमको चाहिए। क्या एक ऐसा व्यक्ति जो बॉम्बे चला जाएगा? और रामपुर की जनता ने भी तय कर लिया कि आजमगढ़ के आप देखेंगे वहां पर जो आजम खान साहब पर जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जिस तरह की ज्यादती हुई है, उस अपमान का बदला लेने के लिए आप देखेंगे रामपुर की जनता तैयार है। मैं पूर्ण विश्वस्त होकर कहना चाह रहा हूँ, चुनाव का परिणाम आप देख लीजिएगा, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त होगी। नहीं तो अखिलेश यादव क्यों नहीं कर रहे हैं प्रचार? मैं कहना चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने दोनों क्षेत्रों को अपना परिवार मानते हैं, परिवार में पूरा विश्वास। परिवार को छोड़ दिया जाता है क्या? अखिलेश यादव जी के को बहुत भुवन जी, परिवार को छोड़ा नहीं जाता है ना? उन्हें पूरा विश्वास है, क्योंकि ये चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव आजमगढ़ की और रामपुर की जनता लड़ रही है। वो किसान, वो युवाओं का हाल आप पूरे देश में देख रहे हैं। ये चुनाव युवाओं ने हाथ में ले लिया है, किसानों ने हाथ में ले लिया, जिन व्यापारियों में जीएसटी अभी तक समझ में नहीं आया उन्होंने हाथ लिया। अब ये चुनाव वहाँ का भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता हो गया है। और आप देख लीजिएगा जब चुनाव का परिणाम आएगा तो आप कहेंगे जो साहब आप सही कह रहे थे, और रिजल्ट आपको मैं आश्वस्त है पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी का वहां पर आप देखेंगे जो आप सूर्यास्त होने जा रहे हैं। चलिए, अगर आप परिवार मानते हैं तो परिवार के मुखिया को आपको वहां जाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। अखिलेश यादव दंगाइयों के यहाँ जा रहे हैं, माफियाओं के यहाँ जा रहे हैं, आज ही उनका दौरा माफिया के घर पर है। जी, लगातार हार के नाते अखिलेश जी घबरा गए हैं और सोच रहे हैं कि मैं ना जाऊं और बाद में हार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ना हो। एहसन सिंह साहब, आ रहा हूं आपके पास में। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का उत्पीड़न होता है और माननीय अखिलेश यादव जी जो कि उत्तर प्रदेश के बेटे हैं वो वहां पर जाते हैं और सबका हाल लेने का काम करते हैं, क्योंकि इनका काम है उत्पीड़न करना और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी भरम लगाने का काम करते हैं। आप ये भी बताइए कि जब एक जाति विशेष की बहनों के साथ पुलिस वालों ने जब अत्याचार करा तो कौन गया? तो वहां पर माननीय अखिलेश यादव जी गए। पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। जहां पर भी पीड़ा हो रही है माननीय अखिलेश यादव जी वहां पे भरम लगाने का काम कर रहे हैं। चलिए, लगातार जो है वो आरोपों के आप जवाब जरूर दे रहे हैं। एहसन सिंह साहब, आपके पास आएंगे। आखिर क्यों नजर नहीं आ रहे हैं अखिलेश यादव? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, अखिलेश जी तो हमेशा से जब चुनाव हारने लगते थे तो पहले भी आतंकवादियों और अपराधियों के सहारे चुनाव जीतते थे, और कल परसों जिस तरह से बयान दिए थे मुख्तार अंसारी को लेकर, वो भी दर्शा रहा है कि अब वो ढूंढ रहे हैं कि कैसे भी मुख्तार अंसारी के नाते हमारी नैया पार लग जाए। लेकिन तब की सरकारें अलग थी, अब तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस समय तो अपराधी के नाते आपकी नैया नहीं पार होगी। जनता को आपको चुनना चाहिए और जनता के पास जाना चाहिए। अखिलेश यादव इस नाते वहां नहीं आ पा रहे हैं कि एक अहंकारी व्यक्ति जो है, आप पूरे चुनाव में भी देखे होंगे विधानसभा के, इसके पहले आदरणीय मुलायम सिंह साहब थे तो मोहन सिंह साहब से भी प्रचार कराते थे, जनेश्वर मिश्रा जी से भी प्रचार कराते थे और तमाम लोगों से प्रचार कराते थे। लेकिन अखिलेश यादव जी को अहंकार हो गया था कि मैं अकेले चुनाव जीत जाऊंगा, और क्या होगा, आप लगातार हारते जा रहे हैं और यही हालत इस बार भी हो रही है। और वहां की जनता के सामने तो इसलिए नहीं जा रहे हैं, इन्होंने कसम खाया था 2019 में कि इस बार हम आजमगढ़ छोड़ के नहीं जाएंगे, और उसके बाद भी आप आजमगढ़ छोड़ के चल दिए, दूसरे के सहारे चल दिए। तो ऐसे में आजमगढ़ की जनता सवाल पूछेगी कि भाई आजमगढ़ को आपने दिया क्या, आजमगढ़ के लिए आपने किया क्या? केवल लेने का कार्य करेंगे, देने का कार्य तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वहाँ विश्वविद्यालय दे रही है, वहाँ रोड कनेक्टिविटी दे रही है, एयर कनेक्टिविटी दे रही है। जब इस तरह के संसाधनों से युक्त आज आजमगढ़ का नाम दूसरे चीजों में हो रहा है तो निश्चित तौर पे वहाँ की जनता अपना ठीक है। अवधेश जी आपके पास आएंगे। अवधेश जी आपके पास आएंगे। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव जब अभी हुआ तो बहुत घूमे थे आप, मैं देख रहा था, आपकी प्रोफाइल भी देख रहा था, सोशल मीडिया भी खंगाल रहा था, आप पूर्वांचल भी होकर आए थे। क्या लगता है इस बार कुछ अलग होने वाला है, या फिर आजमगढ़ की जो जनता है वो फिर वही सब दोहराने वाली है जो पहले दोहराया है? देखिए, चुनाव की भविष्यवाणी एक पत्रकार के लिए हमेशा जोखिम भरी रही है, तो मुझे भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन विधानसभा चुनाव में जो वातावरण था और लोकसभा चुनाव में, इस समय के उपचुनाव में कम से कम आजमगढ़ में थोड़ा सा अंतर अवश्य दिखाई दे रहा है। परिणाम क्या आएगा कहना कठिन है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के सामने समस्या यह है कि अगर आजमगढ़ और रामपुर में से हारना तो दूर रहे, अगर वोट उनके घट जाते हैं पिछले लोकसभा चुनाव से या विधानसभा चुनाव के तुलना में,
तो एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा, क्योंकि मूल जो समीकरण है यादव और मुसलमानों का, उस पर प्रश्न चिन्ह होगा कि क्या वह भी दरक रहा है। तो इसमें जीत हार से जीत के साथ साथ समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती यह है कि वह विधानसभा में और पिछले लोकसभा चुनाव में जितने वोट उसको मिले थे उतने को बनाए रखना या उससे बेहतर करना है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि या तो हम जीते, अगर चुनाव नहीं जीतते हैं तो उनके वोटों में इतनी कटौती कर दे ताकि एक मैसेज जाए कि समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में लगातार 4 चुनाव हार चुकी है, वो भविष्य में अब वापसी की स्थिति में नहीं है। इसलिए कहने के लिए ये 2 लोकसभा के उपचुनाव है, लेकिन इसके मायने दोनों पार्टियों के लिए बहुत ज्यादा है। बिल्कुल मायने दोनों दलों के लिए है। और चूंकि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो सामने है कि शुभम अखिलेश यादव के सामने समस्या हिचकिचाहट क्या है? 2 हिचकिचाहट उनके सामने है। पहला हिचकिचाहट यह है कि उन पर जो एक आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी लगाती है और दिखा भी है कि मुस्लिम मतों के लिए वो ज्यादा से ज्यादा किसी सीमा तक चले जाते हैं। इसलिए वो आजम खान से जेल में मिलने जाने से हिचकते रहे कि अगर मैं जेल में मिलने गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी इसको भुना देगी और हिंदू मत हमारी ओर जो भी थोड़ा बहुत बचा खुचा है वो खिंच जाएगा। तो वो इसलिए अभी रामपुर और आजमगढ़ जाने से हिचक रहे हैं। दूसरी समस्या उनकी, अगर हम गए और वोट नहीं बढ़े तब भी भारतीय जनता पार्टी प्रश्न उठाएगी। तो इस 2 हिचक के कारण अखिलेश यादव इन दोनों क्षेत्रों में अभी तक नहीं जा रहे हैं। आगे जाएंगे नहीं जाएंगे इसके बारे में वो भी अभी निश्चित नहीं है, तो मैं कहां से उसके बारे में कुछ बता सकता हूं। बिल्कुल अविनाश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। अविनाश आपके पास आएंगे। अगर हम देखें आजमगढ़ तो हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। विधानसभा चुनाव में एक तरफा वहां परिणाम रहे हैं। लोकसभा में अखिलेश यादव लगातार वहां से जीते, उससे पहले भी समाजवादी पार्टी मजबूत रही है। रामपुर की अगर हम बात करें तो आजम खान यहां पर और उनके परिवार से जुड़े हुए लोग ही जीतते रहे हैं। इस बार दोनों जगह प्रत्याशियों की अदला बदली की गई है, कितना फर्क डाल सकती है? देखिए शुभम, दोनों ही जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा की सीटें हैं। चूंकि अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो वहां से अखिलेश यादव सांसद थे, उनसे पहले उनके पिता मुलायम सिंह यादव सांसद थे। वहीं अगर हम रामपुर की बात करें तो आजम खान। और चूंकि देखा जाता है कि ये दोनों ऐसी सीटें हैं जहां पर कुछ कास्ट और जो रिलीजन का कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल डेडली है, और ऐसा डेडली है कि जो सपा के फेवर में जाता हुआ दिखता है। देखिए आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में मुस्लिम और जो यादव वोट बैंक है उसका एक मजबूत गठजोड़ वहां पर दिखता है। और यही वजह है कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ उस विधानसभा चुनाव में 10 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई। लेकिन देखिए एक चीज समझना पड़ेगा कि चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें मुद्दे दूसरे होते हैं और ये जो चुनाव होता है कहीं ना कहीं इसके फैक्टर दूसरे होते हैं। और सबसे देखिए अहम बात यह भी है कि विधानसभा चुनाव में चूंकि समाजवादी पार्टी के साथ अगर ओम प्रकाश राजभर थे तो साथ में संजय चौहान भी थे और केशव देव मौर्य भी थे। लेकिन चुनाव के बाद जिस तरीके के आरोप लगाए गए उनके सहयोगियों के द्वारा, खासतौर पर अगर हम केशव देव मौर्य की बात करें, संजय चौहान की बात करें, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो वादा किया गया था और जिन जातियों का वे प्रतिनिधित्व कर रहे थे कहीं ना कहीं उन जातियों को इग्नोर किया गया। ओम प्रकाश राजभर ने तो कुछ खुले तौर पर नहीं बोला, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो अरविंद राजभर हैं उन्होंने साफ तौर पर सपा पर यह आरोप लगाया कि विधान परिषद चुनाव में उनको अहमियत नहीं दी गई। तो देखिए ये फैक्टर भी इस चुनाव में काम करने वाला है, क्योंकि अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो वहां पर यादव, मुसलमान और दलित वोटों के साथ साथ कहीं ना कहीं जो एक राजभर वोट बैंक है और साथ में जो नोनिया चौहान जो वोट बैंक है वो भी चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो समीकरण इस बार का बन रहा है वो समीकरण बिल्कुल अलग है और इस चुनाव में, इस उपचुनाव में कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो बहुत कांटे की टक्कर दोनों ही सीटों पर देखी जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुड्डू जमाली जो बसपा से कैंडिडेट है, माना जा रहा है कि वो मुस्लिम वोट बैंक में एक बड़ी सेंध लगा सकते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान वाली बात साबित होने वाली है। बिल्कुल। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिनको लेकर अब गढ़ की लड़ाई है जो वो अब और भी ज्यादा रोचक होती चली जा रही है। भुवन जोशी जी, चूंकि सबसे बड़ी जो प्रतिष्ठा की सीट्स हैं वो आपके लिए हैं, आपका यहाँ पर जो गढ़ है वो दांव पर लगा है। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है इस गढ़ को भेदने में और लगातार आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से पहले प्रत्याशी दूसरा होना, आजमगढ़ की मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद एकदम से धर्मेंद्र यादव को वहां पर भेज देना,
पहले तो लगा बीजेपी कह रही है, दिनेश लाल यादव निरहुआ कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं कि चलिए पहले दलित प्रत्याशी उतारा तो ये लगा कि अब परिवारवाद यहां पर खत्म होगा, लेकिन फिर से परिवारवाद यहां पर हावी नजर आ रहा है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं जो पहले प्रत्याशी थे उनके टेक्निकल प्रॉब्लम आई, पूरे देश और प्रदेश के कैमरों ने इसको दिखाया है। उन्होंने खुद लिखित रूप से कहा कि मेरे को न बनाया जाए, पार्टी किसी रिश्ता बनने से बनाया जाए। तो एक एक्सपीरियंस की बात आती है, जब राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं लंबे समय से, हम देखते हैं वहाँ के लोग कंपेरिजन कर रहे हैं कौन हमारी बात को सदन में अच्छे से उठाएंगे। और एक अच्छा काम हम तो कहेंगे हमारे विपक्षी मानी योगी जी ने भी वहां पर जाकर करा, जब उन्होंने आजमगढ़ के लोगों को आतंकवादी और इस तरह की भाषा का जब प्रयोग करा है, वो निश्चित तौर में एक वहां पर एक जो मूवमेंट है वहां के लोगों ने कह दिया कि हमारा एक गौरवशाली इतिहास होगा। और आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री है, जो कि सूबे के मुख्यमंत्री है, उनकी जो भाषा शैली है आतंकवादी और इस तरह की भाषा का प्रयोग यहाँ के युवाओं के लिए कहने का काम। बहुत धन्यवाद भुवन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसएन सिंह बीजेपी से थे, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार, अविनाश हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो गढ़ की लड़ाई अब लगातार रोचक होती चली जा रही है, चाहे हम रामपुर की बात करें, आजमगढ़ की बात करें। समाजवादी पार्टी के लिए दोनों ही सीटें प्रतिष्ठा की सीट है और बीजेपी इन दोनों गढ़ को भेदने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। पहले भी कई गढ़ भेदे हैं और